रामचंद्र शुक्ल। आज हम लोग पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुई? तो ये 1929 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी और आज से हमारा इसका प्रारंभ है। ठीक है, आज से हम आरंभ करते हैं इस सीरीज का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस पुस्तक में जो सबसे पहला चीज दिया हुआ है वो है प्रथम संस्करण। ठीक है ना। क्या दिया हुआ है? प्रथम संस्करण। एक सेकंड। प्रथम संस्करण में आखिर है क्या? ठीक है ना, इसके अंदर कुछ तो होगा प्रथम संस्करण के अंदर। तो प्रथम संस्करण के अंदर उन्होंने यह बात बताई है कि कैसे, मतलब कि इस पुस्तक की रचना उन्होंने क्यों की, कैसे की, किन किन चीज़ों का सहारा लिया। ठीक है ना, उसके बारे में प्रथम संस्करण में उन्होंने बताया है। इसका नाम है प्रथम संस्करण का वक्तव्य। अक्सर इससे एक प्रश्न तो लगभग पूछ ही लेता है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इसमें है प्रथम संस्करण का वक्तव्य में कि हिंदी के कवियों, क्या, तो हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह, ठीक, शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? तो हिंदी के जो कवि हुए ना, जितने मान लीजिए कवि हुए, ठीक, उसका एक वृत्त संग्रह, मतलब कि एक, मान लीजिए एक पुस्तक तैयार की गई, उस पुस्तक में बहुत सारे कवियों को शामिल किया गया। ठीक है ना। तो उसका एक संग्रह हो गया। संग्रह का मतलब क्या होता है? संकलन करना, एक इकट्ठा करना। तो वही चीज यहाँ पर, और इकट्ठा किया गया, कौन किया? तो उसका नाम था शिव सिंह सेंगर। ठीक है, और कब किया? तो सन 1833 ईस्वी में इसको प्रकाशित, इसको संग्रहित किया गया था 1833 ईस्वी में। ठीक है ना, इसको संग्रहित किया गया था शिव सिंह सेंगर के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी, क्योंकि इसको धीरे धीरे समझना होगा, ये थोड़ा हिस्ट्री टाइप का है। तो प्रथम संस्करण का वक्तव्य में हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह, ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने कब किया? तो 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे, उसके पीछे एक बात और ध्यान पे रखना है कि जो हम रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसमें जहां भी पीछे शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब हुआ है कि बाद में। ठीक है ना, जैसे कि 1833 यहाँ पर है, उसके बाद है 1889, तो ये तो बाद में हो गया ना। तो जहां भी रामचंद्र शुक्ल जी ने पीछे शब्द का प्रयोग किया है, तो वो पीछे नहीं चले जाना है, इतिहास में नहीं जाना है, भविष्य में जाना है। ठीक, आगे बढ़ना है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। ठीक, उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर, अब सर ग्रियर्सन, मतलब कि पहले उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता था, अब लगता है सर। ठीक, ग्रियर्सन नाम के एक व्यक्ति थे, ने उनका एक ग्रंथ हुआ, उसका नाम था मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, के नाम से एक ऐसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। तो यहाँ दो नाम अभी तक आए हैं। इनके प्रथम संस्करण के वक्तव्य में उन्होंने सबसे पहले किसका नाम लिया? तो शिव सिंह सेंगर का। इन्होंने बताया है कि शिव सिंह जो थे, उन्होंने सबसे पहला मतलब कि उन्होंने एक अपना वृत्त संग्रह निकाला था। शिव सिंह सेंगर ने कब निकाला था? तो 1833। उस वृत्त संग्रह में क्या था? कवियों का संग्रह था कि कौन से कवि थे, कौन कौन से कवि अभी तक आए हैं। उसके बाद 1889 में एक आदमी हुए, उनका नाम था क्या? ग्रियर्सन। ग्रियर्सन, इन्होंने भी अपनी एक पुस्तक निकाली, कवियों का संकलन निकाला। उसका नाम क्या रखा? तो उसका नाम रखा ये, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, के नाम से एक बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। फिर उसके बाद क्या हुआ? काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ से ही इस बात की ओर आ गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। तो आपने नागरी प्रचारणी सभा के बारे में तो सुना ही होगा। तो नागरी प्रचारणी सभा जो थी, उसको दिमाग में आया कि जब हम लोग, जैसे कि शिव सिंह सेंगर ने कवियों का संकलन किया, ग्रियर्सन ने किया, तो नागरी प्रचारणी को भी दिमाग में आया कि हमें भी कुछ करना चाहिए।
तो ये क्या किए कि ये लोग को दिमाग में आया कि देश के बहुत से लोगों के घरों में और लाइब्रेरीज में, ठीक है, राज पुस्तकालयों में क्या था, बहुत सारी किताबें हिंदी की पड़ी हुई हैं। तो ये लोग क्या सोचे कि हम लोग एक जगह सभी किताबों को इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि उससे रिसर्च करना आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो ठीक। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से सन 1900 में, कब, सब 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया गया। ये लोग क्या किया कि 1900 में पुस्तकों को खोजना आरंभ किया, घर घर जाकर, जहाँ भी लाइब्रेरीज में है, बहुत सारी जगहों पर जैसे कि रिसर्च होता है कहाँ, तो वो पुस्तकों का संकलन इकट्ठा करना शुरू किया। और 1911 तक, कब, 1911 तक खोज की अपनी 8 रिपोर्ट, कितनी रिपोर्ट, 8 रिपोर्ट में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। ठीक है ना? क्या किया कि जो नागरिक प्रचारणी सभा थी वो अपना खोजबीन शुरू किया भाई, घर घर जाकर। और वो क्या किया, 1900 में अपना आरंभ किया, और 1911 में वो क्या करती है कि अपनी 8 रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है, जिसमें सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों का अज्ञात ग्रंथ का पता लगाया था। ठीक है। सन अब ये तो हो गया। अब इसके बाद सन 1913 में सारी सामग्री, जितनी भी सामग्री थी, उसका उपयोग करके एक व्यक्ति हुए मिश्र बंधु। ठीक है। मिश्र बंधु, जिसमें श्याम बिहारी मिश्र आदि 3 नाम है मिश्र बंधुओं में। एक का नाम तो यहाँ दिया हुआ है, श्याम बिहारी, और 2 का नाम आपको बताना है, आप गूगल करिएगा। ठीक है, कि मिश्र बंधु कौन थे, 3 मिश्र बंधु के नाम। उसके बाद, नहीं तो ऐसे हम अपने इसमें पिन कर ही देंगे, लास्ट में बताएंगे आपको। ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, उनका नाम था मिश्र बंधु विनोद, जिनमें जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया, 3 भागों में प्रकाशित किया। यहीं तक मूल कंफ्यूजन है। उसके बाद से आपको उतना कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए क्या, यहाँ तक जो अभी सार था, इसको ही समझना है। ये किताब का पहला पैराग्राफ है। अगर आप इसको नहीं समझते हैं अच्छे से, तो आगे आपको किताब समझ में उतनी नहीं आएगी। सबसे पहले ये क्या बोले प्रथम संस्करण में कि 1833 में एक व्यक्ति हुए, उनका नाम क्या था, शिव सिंह सेंगर। ठीक है, क्या नाम था, शिव सिंह, ठीक है, सेंगर। इन्होंने अपनी एक पुस्तक निकाली, मतलब कि कवि का संग्रह निकाला। फिर 1889 में, ठीक, एक आदमी हुए, उनका नाम था ग्रियर्सन, उन्होंने अपना पुस्तक निकाला। ठीक, 1889 में हो गया ये 2 चीज़ हुई। 1833, फिर 1889, उसके बाद है, फिर नागरिक प्रचारणी सभा ने क्या किया, 1900 में पुस्तकों को खोजना आरंभ किया। 1911 तक पुस्तकें सारी खोजी हिंदी की, कहाँ लाइब्रेरी में है, किसी घर में है, अपना उसके आधार पर 8 रिपोर्ट तैयार किया। ठीक। और ये जो जितनी पुस्तकें ये खोज कर निकाले थे ना, उसके आधार पर, ठीक, उन पुस्तकों के आधार पर एक व्यक्ति हुए, 3 मतलब कि उनका नाम, उनको मिश्र बंधु कहा जाता था। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने अपना एक पुस्तक निकाला। ठीक है, उसका नाम क्या था, मिश्र बंधु विनोद। क्या नाम था उसका, मिश्र बंधु विनोद। देखिए यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है ना, उसका नाम क्या था, मिश्र बंधु विनोद। यहाँ अब आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई होंगी। अब आगे चलते हैं। ठीक। इधर जब विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, जब विश्वविद्यालयों में हिंदी को पढ़ाने की अनुमति दी गई, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापकों दोनों दोनों कर रहे थे। जब मान लीजिए कि हिंदी का पढ़ाने का अनुमति दिया गया कि हाँ, हिंदी को पढ़ाया जाए, तो कैसे पढ़ाया जाएगा भाई, आंख बंद करके तो नहीं पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए चाहिए पुस्तक, किताब चाहिए।
और किताब चाहिए तो कैसा किताब चाहिए कि हिंदी का एक इतिहास होना चाहिए कि हिंदी कब शुरू हुई, कहाँ से उसका विकास हुआ, ये सब। तो उसके लिए पुस्तक चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए? किताब चाहिए, पुस्तक चाहिए। तो पुस्तक तो वैसी थी नहीं। ठीक, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। इधर जब विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सब के सम- सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इतिहास का पुस्तक ही नहीं रहेगा, क्या क्या प्रवृत्तियां रहीं, कैसे कैसे विकसित हुआ, तो वो अगर नहीं रहेगा तो इतिहास का सच्चा अध्ययन करना कठिन दिखाई पड़ेगा। वो तो बात सही है। ठीक। अब ये कह रहे हैं आगे कि 700-800 वर्षों के संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी। इनके पास क्या था कि 700-800 वर्ष का ग्रंथ, जो जितना भी पुस्तक था उनके सामने लगी हुई थी। ठीक, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल काल क्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवि, मान लीजिए कि बहुत सारे कवि हैं, तो उनका ये लोग संग्रह किए। आगे ऊपर हम लोग देखें कि शिव सिंह सेंगर भी, उसके बाद क्या बोलते हैं, ग्रियर्सन भी, इन्होंने क्या किया, कवि का संग्रह किया था। तो ये कह रहे हैं कि जो उनका संग्रह था, उस संग्रह कर देने से क्या उसकी सहायता इतिहास के अध्याय में कहाँ तक उसकी सहायता हो सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ये शुक्ल जी यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो शिव सिंह सेंगर हैं, ठीक है भाई, जो ये शिव सिंह सेंगर हैं अपने, जॉर्ज ग्रियर्सन है, उसके बाद मिस्र बंधु है। इन्होंने क्या किया कि कवियों को उठाया, बहुत सारे कवियों को उठाया। मान लीजिए कि 800 कवि को उठाया, 1000 कवि को उठाया, 2000, तो ये लोग उठा के बस कवि का नाम लिख दिए, उसकी कोई रचना लिख दिए, तो उससे तो इतिहास का पता नहीं चलेगा कि भाई कौन सा कवि कब आया, कब गया। ठीक है, उसी लिए यहाँ पर ये बताने का ये प्रयास किए हैं। ठीक है, यही यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ कवियों का नाम उठाकर लिख देने से वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता, वो इतिहास नहीं कहा जाएगा। ठीक, 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे। 5-6 वर्षों में उन्होंने क्या किया कि एक संक्षिप्त नोट तैयार किया। ठीक, उसके बाद जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जन समूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास दोनों भी स्थिर गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठा ना हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया। ये कह रहे हैं कि जितना सामग्री हमको चाहिए था, जितना पुस्तकें, जितना ग्रंथ उनको चाहिए था, उस समय तक वो उपलब्ध नहीं था। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि पुस्तक उपलब्ध ही नहीं रहेगी, तो आप कैसे रिसर्च करिएगा, आप बताइए।
ठीक है ना। तो इनको जितनी जरूरत थी उतना सामग्री इनके पास नहीं था, फिर भी इन्होंने जितनी सामग्री इनके पास थी उसी से इन्होंने अपना कार्य को पूरा किया। यहाँ पर ये वही बता रहे हैं। ठीक। अब क्या कार्य पूरा किया भाई, आगे चलते हैं। उन्होंने अपना कार्य को पूरा किया। ठीक। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जिस पद्धति का हम लोग अनुसरण किए हैं उसका थोड़ा में बता देते हैं कि हम क्या क्या किए हैं। ठीक है ना। पहले काल विभाग को लीजिए, मतलब कि जो काल क्रमानुसार आप लोग जानते हैं कि कवियों को सबसे पहले उनके काल के, मान लीजिए कि काल के अनुसार कि कौन से कवि, जैसे कबीर हैं, ठीक है, वो भक्ति काल के थे। कबीर किसके थे? भक्ति काल। ठीक है। और मैथिली शरण गुप्त, ये हो गया आधुनिक काल। ठीक है। पृथ्वीराज, ये विद्यापति, वो हो गया आदि काल। तो ये ऐसे अलग अलग काल में कवि आए हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले काल विभाग को लीजिए। ठीक है। पहले काल का विभाजन कर लेते हैं। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्राचुरता दिखाई पड़ती है वह एक अलग काल माना गया है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि आप लोग, हम लोग पढ़े हैं ना कि हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 काल हैं। ठीक। सबसे पहला है आदि काल। ये पहला, मान लीजिए ये 4 काल हैं, तो ये पहला काल हुआ। ठीक। ये दूसरा काल हुआ, ये तीसरा काल हुआ, ये चौथा काल हुआ। 4 भाग में विभाजन है तो यही 4 काल हुआ। तो इस काल में जिस तरह की रचना की प्राचुरता है उस तरह का नाम इसको दिया जाएगा। दूसरा में क्या था, मान लीजिए भक्ति काल सब कहता है, तो भक्ति प्रधान रचनाएं इसमें बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए इसको भक्ति काल नाम दिया गया। तो वैसे ही जिस ढंग की रचनाएं बहुत ज़्यादा किसी काल में प्रवृत्ति में रही हैं, इसीलिए उसको उस काल, उस तरह का नाम दिया गया। वही चीज़ यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। जिस काल के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्राचुरता दिखाई पड़ती है वह एक अलग काल माना गया है। उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी ढंग की रचनाओं की प्राचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को लें वह परिणामों में प्रथम के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तक क्या ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई एक ढंग की रचना है, मान लीजिए भक्ति रचना है, ठीक है ना। भक्ति की रचना बहुत सारी है, मान लीजिए इसका 20 ग्रंथ, 10 ग्रंथ मिल गया। ठीक है। भक्ति की रचना का 10 ग्रंथ मिला है। और जितनी भी रचनाएं हैं, मान लीजिए कि वीर रचनाएं हैं, चाहे प्रेम संबंधी रचनाएं हैं, वो सब का किसी का 2 मिला, किसी का 2 ग्रंथ मिला, किसी का 5 ग्रंथ मिला। ठीक है। ऐसे ऐसे करके तो भाई प्रधान किसको माना जाएगा? भक्ति को ही प्रधान माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों रचना हुई ही नहीं थी, ये दोनों रचनाएं भी हुई थी, लेकिन इसकी प्रचुरता ज़्यादा नहीं है। इसीलिए भक्ति की प्रधानता होने के कारण पुस्तकें ज़्यादा मिली हैं, तो उसका नाम दिया जाएगा। ठीक। यही पर यहाँ पर बताने की कोशिश की गई। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी एक बराबर नहीं होगी। वही जो आपको बताएं कि जितनी भी रचनाएं मान लीजिए हैं, भक्ति है तो भक्ति में बहुत ज़्यादा रचना है, और बाकी जो अन्य रचनाएं हैं तो वो अगर सब मिलाकर भी बराबर नहीं होंगी, क्योंकि उसकी प्रधानता ज़्यादा है। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं की गई, 5 ढंग की मतलब कि ये नंबर दिया हुआ है, ये उदाहरण के तौर पे, ठीक है, 5 ढंग की रचनाएं की गई हैं। ठीक। एक का संख्या 10, एक का 5, 6, 7 और 2, ये 5 तरह की रचनाएं की गई हैं। ठीक है। उसका यहाँ संख्या दिया हुआ है के क्रम में मिलते हैं। ठीक है। किसी रचना का 10 किताब मिला, किसी का 5 किताब मिला, किसी का 6 मिला, किसी का 7 मिला, किसी का 2 मिला। तो ये कहना है जो, तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं, अब 10 पुस्तकें तो सबसे ज़्यादा हो गई, उसकी प्राचुरता कही जाएगी। बात तो सही है भाई कि उसकी प्राचुरता तो होगी ही, यद्यपि शेष ढंग की सब पुस्तकें मिलाकर 20 हैं। मतलब कि बाकी जो ये पुस्तकें हैं, अगर बाकी जो ये 5, 7, 6, 7, अगर इसको, इसका जो मिलाकर पूरा अगर इसको टोटल करेंगे तो ये 20 होगा। लेकिन 20 होगा तो क्या हुआ, एक सिंगल तो कम है ना इसमें। मान लीजिए किसी एक रचना है, उसका पुस्तक 2 ही है, सबको मिला देने से क्या होगा, अलग अलग करेंगे तो उसका संख्या तो कम ही होगा। इसीलिए
जिसका जो 10 पुस्तकें मिली हैं, उस 10 पुस्तकों की ही प्रधानता मानी जाएगी कि उसी का प्रभाव सबसे ज़्यादा था उस काल में। यही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो जिस ढंग की रचना की पुस्तक 10 पुस्तकें हैं, उसकी प्राचुरता कही जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलाकर 20 हैं, यह तो हुई पहली बात, ठीक, कि जिसकी रचना सबसे ज़्यादा रहेगी, उसी के आधार पर काल का नामकरण किया जाएगा। और दूसरी बात क्या है भाई, ये पहली बात हो गई, तो दूसरी बात क्या है, ग्रंथ की प्रसिद्धि। मान लीजिए किस ग्रंथ की प्रसिद्धि कितनी है, ठीक है ना। पहला, ग्रंथ की संख्या। दूसरा, प्रसिद्धि। ठीक, ये दो बातें। दूसरी बात, ग्रंथ की प्रसिद्धि। किस काल के भीतर जिस एक ढंग की बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोने कोनों में पड़ी मिल जाए। प्रसिद्ध भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया। ठीक है, वही बात, कौन दोनों बात को ध्यान में रखकर काल का नामकरण किया गया, एक है संख्या, ठीक है, दूसरा है प्रसिद्धि, ठीक है ना, दूसरा है प्रसिद्धि। इन्हीं दोनों बात को ध्यान में रखकर नामकरण किया गया। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आदि काल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा। आदि काल का नाम क्या रखा, तो वीर गाथा काल उसका नाम ये रखते हैं। क्यों रखते हैं, अब ये इस बात को बताएंगे। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। पहला, ये जो वीर गाथा काल नाम दिया है आदिकाल को, उसमें दो प्रकार की इनको रचनाएं मिली। पहला अपभ्रंश की, और दूसरा देश भाषा। देश भाषा बोलने का मतलब कि जो बोलचाल में हम लोग आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं, ये दो प्रकार की रचनाएं मिली। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैन धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आते। अपभ्रंश की बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो जैन धर्म से संबंधित, मतलब कि उसमें उसको साहित्य की कोटि में नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ बताने का है कि अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैन के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती, और जिनका उल्लेख केवल यह देखने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था, ठीक है ना। जिनका उल्लेख केवल यह ही देखने के लिए किया गया था कि मान लीजिए साहित्य कोटि में नहीं आती तो उसको रखने की क्या जरूरत है। तो यह देखने के लिए, क्या देखने के लिए, कि अपभ्रंश जो भाषा है ना, उसका मतलब कि इस्तेमाल कब से हो रहा, उसका व्यवहार कब से आरंभ हुआ था। तो यही चीज देखने के लिए बस उसको संग्रहित कर लिया गया है। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। ठीक है, साहित्यिक पुस्तकें केवल चार हैं। अब ये बताते हैं कि साहित्यिक पुस्तकें केवल चार हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, इसको आपको दिमाग में रख लेना होगा किसी भी कीमत पे। साहित्यिक पुस्तकें केवल चार हैं, तो भाई कौन कौन सी है, ये देखिए यहाँ पर, ये जो चार है ना, ये साहित्यिक पुस्तकें ये कहते हैं। कौन, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। इस कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना कौन की है, तो विद्यापति, ठीक है ना। विद्यापति जी के द्वारा ये दोनों रचनाएं की गई हैं, विजयपाल रासो और हमीर रासो। ये आपको बताना है कमेंट करके। देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी है, तो खुमान रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो। इसमें आल्हा का मूल स्वरूप है। आल्हा और उदल, ये दो बहुत ही महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। ये दोनों भाई थे, आल्हा और उदल। इनकी वीर गाथा बुंदेलखंड नाम आपने सुना होगा। उधर ये
इनका बहुत गहरा प्रभाव है। मैहर वाली माता आपने सुना होगा, वहीं मैहर में एक दुर्गा माँ का मंदिर है। तो मैहर माँ की स्थापना इन्हीं लोगों के द्वारा की गई थी, आल्हा और उदल के द्वारा। ठीक है। और ये अहिर जाति के से संबंधित थे ये, और इन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े, कोई युद्ध हारे नहीं। उस पर इनकी वीरता का बहुत गुणगान है उस परमाल रासों में। ठीक, आगे चलते हैं। खुसरो की पहेलियां आदि, यद्यपि विद्यापति पदावली, ये 12 जो ग्रंथ है ना, इसका नाम आपको भाई याद कर लेना होगा। एग्जाम में पूछ देता है कि साहित्यिक पुस्तकें, ये मान लीजिए सब दे देगा, मान लीजिए 5-6 इसमें से उठा के दे देगा, बोलेगा कि साहित्यिक पुस्तकें इसमें से कौन है, या फिर साहित्यिक पुस्तकें कौन नहीं है, तो ये आप 4 भी नाम याद रख लीजिएगा ना। तो हाँ ठीक है, हो जाएगा। ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि इन्हीं इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदि काल का लक्ष्य निरूपण और नामकरण हो सकता है। ठीक, ये कह रहे हैं कि ये इन्हीं 12 पुस्तक है, ये जो 12 पुस्तक है हमारी, इन्हीं के आधार पर आदि काल का नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम दो तथा बिसल देवरासो, अब देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, इनमें से अंतिम दो, तो अंतिम दो कौन सा है? खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली, और उसके बाद ये है बिसल देवरासो, ये 6ठा नंबर पे। इनमें से अंतिम दो तथा बिसल देवरासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही है। देखिए, ठीक है। पहले ये कह रहे थे कि केवल 4 हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जो अंत, ये 3 ग्रंथ हैं, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली और बिसल देवरासो, इसको छोड़कर बाकी जितने भी ग्रंथ हैं वो वीर गाथात्मक ही हैं। अब यहाँ से एक बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उन्होंने किन ग्रंथों को छोड़कर बाकी अन्य ग्रंथों को वीर गाथात्मक माना है? तो अंतिम दो मतलब कि कौन? खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली, ये जो 2 ग्रंथ है इसको। उसके बाद बिसल देवरासो, ये 3 ग्रंथ को छोड़कर उन्होंने सभी को वीर गाथात्मक ही माना है। अतः आदि काल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को वीर गाथा काल कहा है। तो क्यों कहा है वो चीज आपको यहाँ पर देखने को अभी मिला। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। ठीक? पुस्तक में मतलब आगे बता दिया गया है और डिटेल से कि क्यों हम किए हैं। अब यहाँ पर देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने जी ने तो कहा कि हम वीर गाथा काल क्यों किए, तो वो उन्हीं 12 पुस्तकों के आधार पर। अब ये यहाँ बता रहे हैं कि मिस्र बंधुओं ने इस आदि काल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी। ठीक है। मिस्र बंधुओं ने इस आदि काल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। एक है भगवत गीता, दूसरा है अरे यार, वृद्ध नवकार, वृतमाला, वर्तमाला, सम्मतसार, पत्तली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रामा, रैवतगिरी रासा, नेमिनाथ चौपई, फिर उसके बाद उपदेश माला या उपदेश माला। यहाँ पर क्या दिए हैं, अब इसके आगे समझिए। यहाँ तक तो आपने देखा कि मैथिली क्या बोलते हैं, मिस्र बंधुओं ने आदिकाल के भीतर अपने इन पुस्तकों के आधार पर वो नामावली अपना दी है, पुस्तक की और नामावली दी थी। तो अब इसके बारे में, इन पुस्तकों के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है। अब देखते हैं जो 1 नंबर यहाँ बोल रहे हैं। तो ठीक है, 1 नंबर यहाँ पर लिखा है कि इनमें से नंबर 1, तो पीछे की रचना है। नंबर 1 में क्या है? भगवत गीता। ये बात तो सही है भाई कि भगवत गीता क्या है, बहुत पहले लिखी गई है, बहुत पहले लिखी गई है। ये तो कृष्ण का उपदेश है, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। जैसा कि इस भाषा से स्पष्ट होता है कि, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। तेहि दीन कत कीन मन लाई, हरि के नाम गित चित आई, सुमिरै गुरु गोविंद के पाऊँ, अगम अपार है जाकर नाऊँ।
जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार किन्हीं कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा की और कहीं चौपाई देखकर ही अवधी भाषा या बैसवाड़ी समझते हैं। यहाँ पर ये व्यंग किया गया है कि जो वीर रस की पुरानी परिपाटी, जो वीर रस चली आ रही थी, उसकी पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देख कर ही, मतलब सिर्फ देख कर ही वो कह देते हैं कि यह प्राकृत भाषा या फिर अवधी या बैसवाड़ी भाषा की चौपाई है। बस वो देख कर ही उसको, उनको कोई ये तर्क वितर्क नहीं, बस देख कर ही समझ जाते हैं। जो जो भाव को थॉट, मतलब कि सोचना, ठीक, विचार को फीलिंग कहते हैं। जो भाव को थॉट या विचार को फीलिंग कहते हैं, वो यदि उद्धृत पदों को संवत 1000 के क्या संवत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो किसी भी रचना को देखकर उनका थॉट या विचार, अपने फीलिंग को सिर्फ प्रकट कर देते हैं कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, तो वो अब 1000 कहें किसी रचना के बारे में कि वो 1000 में रची गई या फिर 500 में, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो तो अपना आया बोला और निकल गया। वही चीज़ यहाँ पर बताने की का ये प्रयास कर रहे हैं। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जाना। ठीक, ये जो ग्रंथ है का ये वाला आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना हो, किसके आधार पर वो बोले हैं कि ऐसी रचनाएं पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। अब रही शेष 9 पुस्तक। ठीक है, अब रही शेष 9 पुस्तक। एक पुस्तक के बारे में तो बस इतना इतना ध्यान में नहीं रखना है, आपको समझ लेना है कि जो पहला पुस्तक है भागवत गीता, वो पूरा पीछे की रचना है, उसके बारे में ये थोड़ा सा बताया गया, थोड़ा अटपटे जैसा बताया गया उसी के विषय में। ठीक, वो पीछे की रचना क्यों है। अब उसके बाद है, अब रही शेष 9 पुस्तकें, जिनमें से 2, 7, 9 और 10। एक बात अब देख लेते हैं, जिनमें से कौन कौन, तो 2, जिनमें से 2, ठीक, 7, 9 और 10, ये जो 4 पुस्तकें हैं, ये जो 4 पुस्तकें हैं, वो क्या हैं, जैन धर्म के तत्व निरूपण पर हैं। किसके धर्म पे, जैन धर्म के तत्व निरूपण पर हैं ये जो 4 पुस्तकें थी। ठीक? और साहित्य कोटि में नहीं आ सकती। नंबर 6 योग की पुस्तक है। नंबर 6 किसकी पुस्तक है, योग की। नंबर 3 और 4 केवल नोटिस मात्र हैं। अब आप इस बात को थोड़ा सा हल्का सा गंभीरता से समझिए कि यहाँ पर ये क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि जो 2, मतलब कि वृद्ध वृद्ध नवकार, जम्बू स्वामी रामा, नेमिनाथ चौपई, उपदेश माला, ये 4 ग्रंथ है। ये क्या है, जैन धर्म का तत्व निरूपण है। जैन धर्म के बारे में उसमें सिर्फ बताया गया। ठीक, छठा जो है वो अनन्य योग, मतलब ये योग से संबंधित है। ठीक, 3 और 4, ठीक है ना, 3 और 4 ये जो है, ये केवल नोटिस मात्र है, उसको बस आप देख कर छोड़ सकते हैं। और 1 नंबर तो पुरानी पीछे की कविता है, पीछे की रचना है। तो कितनी रचनाएं बेकार हो गई, मतलब कि उनको साहित्य कोटि में नहीं रखा जा सकता। एक तो भगवत गीता, दूसरा वृद्ध नवकार, तीसरा वृत्तमाला, चौथा सम्मतसार, छठा अनन्य योग, सातवां जम्बू स्वामी, आठवां रेवत गिरिरास, नौवां नेमिनाथ चौपई और 10वां उपदेश माला। ये सब साहित्यिक कोटि में नहीं आते, तो बचा कौन कौन। मैं इतनी सारी रचनाएं साहित्यिक कोटि में नहीं आती हैं, तो फिर बचा कौन कौन, तो एक ये और दूसरा ये। ठीक है, ये जो 2 रचना थी, 5 नंबर और 8 नंबर, ये जो 2 रचनाएं हैं, यही केवल साहित्यिक कोटि में आते हैं। वही यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि मिश्र बंधुओं ने जिन 10 पुस्तकों का संकलन किया है, उस 10 पुस्तकों में से ये बाकी सब पुस्तकें व्यर्थ हैं, वो साहित्यिक कोटि में नहीं आती। केवल 2
पतली और रेवतगिरी रासा यही साहित्य कोटि में आते हैं। यहीं पर ये अपना बहुवाचकी यहाँ पर किए हैं अपने हिसाब से। और रामचंद्र शुक्ल का पुस्तक है, उसको इतना आसानी से समझना भी बहुत कठिन बात है। आप उसको आसानी से नहीं समझ सकते, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार केवल दो पुस्तक साहित्यिक पुस्तकें बची हैं। ठीक है, वर्णनात्मक मतलब कि वर्ण के आधार पर डिस्क्रिप्टिव है। एक में नंद के ज्योनार का वर्णन है। नंद का ज्योनार का वर्णन है। किसमें नंद का ज्योनार का वर्णन है? तो पत्तली में, पत्तली जो है ना, इसमें नंद के ज्योनार का वर्णन है। ठीक, और दूसरा है, दूसरे एक दूसरे में गुजरात के रैवत पर्वत का अतः, दूसरे में क्या है? रैवत गिरिराज है, इसमें गुजरात के रैवत पर्वत का जिक्र है। ठीक, अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। इतना यहाँ से यहाँ तक भाषण देने का एक ही मूल अर्थ है। उन्होंने बताया है कि जो मिस्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक बताई थी, उसमें बहुत सारी पुस्तकें ऐसी थीं कि उनको वीर गाथात्मक मतलब की शैली में नहीं रखा जा सकता। वो साहित्यिक पुस्तक के शैली में नहीं आती, केवल 2 पुस्तकें आती हैं। और जो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो 9 पुस्तकों को आधार मानकर अपनी रचना बताई थी, वो उस वीर गाथात्मक, उनका जो नामकरण दिया है वो सटीक बैठता है। बस इतना ही ध्यान पे रखना है। इसीलिए इतना बड़ा अंतर इसमें बताया गया है। ये बस तुलना की है अपना और मिश्र बंधुओं से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं, ठीक है, निर्गुण और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई है। फिर प्रत्येक धारा की 2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, इसको सूफी शाखा भी कहते हैं, तथा सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। हम लोग जैसे पढ़े हैं कि जो निर्गुण धारा है, उसकी 2 शाखाएं हैं, एक ज्ञानाश्रयी, दूसरा प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी को सूफी भी कहा जाता है। और सगुण धारा की जो पुस्तकें हैं, उसमें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ये 2 शाखाओं में बटा हुआ है। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यों ही मनमाने ढंग से नहीं की गई है। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जाएंगे, और देखते ही ध्यान में आ भी जाएंगे। ठीक है, रीति काल के भीतर रीतिबद्ध की जो परंपरा चली है, वह उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है? किसी काल विस्तार को लेकर यों ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जो जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षणों को ना बताए जाएंगे, तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं कि रीति काल के भीतर रीतिबद्ध, ठीक है, की जो परंपरा चली, उसका उप विभाग करने का कोई संगत आधार नहीं मिलता, कि मतलब कि उसको बांटा जा सके अच्छे से, उसका कोई संगत आधार नहीं मिलता है उनको। ठीक है, रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित नहीं किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है? कि मतलब कोई रचना अलग है क्या है, उसको कैसे आप अलग अलग भागों में बांटिएगा? ठीक है, किसी काल विस्तार को लेकर यों ही पूर्व, अब किसी काल को उठा लिए और यों ही पूर्व उसका नाम देकर उसका हिस्सा अलग अलग में बांट दिए, वैसा तो होगा नहीं। वही चीज यहाँ पर बताया गया है रीति काल के बारे में। इसी प्रकार
थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पृष्ठ आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए। मतलब कि रीति काल की जो रचनाएं हैं उसको अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा उन्होंने नहीं बांटा, क्योंकि कोई उनका विभाग करने का कोई पुष्ट तरीका, मतलब कि ऐसा आधार नहीं मिला कि उनको अलग अलग बांटा जा सके। वही चीज यहाँ पर बताया गया कि अगर मैंने तो नहीं बांटा, परंतु अगर गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचन किया जाए तो आगे चलकर उसका विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला। रीतिकाल को वो अलग अलग इसमें नहीं बांटे हैं। रीतिकाल के संबंध में दो बातें और कहनी है। इस काल के कवियों की परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ। ठीक, वो ज़्यादा छानबीन उसमें नहीं की है, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। ठीक है, वो कवियों की ज़्यादा छानबीन नहीं की है, वो अपना इतिहास का जो ग्रंथ था उसको एक ढांचा तैयार करना था, इसलिए उसमें वो घुसे ही नहीं उधर। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ, तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं और जितने ग्रंथ का नाम दिया है उतने ही जरूरत से ज्यादा मालूम होता है। ये बोल दिए हैं कि भाई रीति काल में हम जितना कवि बताए हैं, कि जितना नाम लिए हैं कवियों का वही बहुत है, उससे अधिक करने की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी। रीति काल में वैसा कुछ खास है भी नहीं। ठीक है, रीति काल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दीर्घ दर्शन मात्र के लिए इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा है, वह भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। यह अवश्य है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रासोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे, ये रीति काल का यहाँ पर प्रवचन खत्म हो गया। ये रीति काल में मैंने उतना ये नहीं किया, ज़्यादा अंदर तक घुसे नहीं, जो भी हुआ उसको मैंने इस पुस्तक में थोड़ा थोड़ा करके बता दिया है। ठीक, उसके बाद है आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव। मतलब कि गद्य मतलब क्या हुआ, दो तरह की रचनाएं हम लोग पढ़ते हैं ना। एक पढ़ते हैं पद्य, क्या पढ़ते हैं, पद्य। दूसरा पढ़ते हैं गद्य। पद्य मतलब जो कविता की तरह लिखी गई है, और गद्य मतलब कि ऐसा पैराग्राफ जैसा, कहानी वहानी जैसा, पूरा लंबा चौड़ा करके। ठीक, तो वही चीज़ है यहाँ पर बताया जा रहा कि आधुनिक काल में ही गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। इसके लिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा। ठीक है, आधुनिक काल में उसके प्रसार का वर्णन उन्होंने आधुनिक काल के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ, बात तो सही है कि आधुनिक काल में जितना, जैसे कि मान लीजिए आदि काल है तो शुक्ल जी बोल रहे हैं कि वो वीर गाथा, वीर गाथात्मक नाम दिए, उसमें वीर प्रधान रचनाएं हुई हैं। तो उसमें सिर्फ वीर प्रधान ही रचनाएं लगभग बहुत ज्यादा हुई थी।
फिर भक्ति है तो भक्ति में सिर्फ लगभग भक्त ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन मतलब भक्ति में लगभग भक्ति काल की रचनाएं हुई, रीति में से लगभग रीति की रचनाएं हुई, लेकिन आधुनिक जो काल था उसमें बहुत विभिन्न विभिन्न के प्रयोग किए गए। उसी के बारे में बताया जा रहा है कि इस थोड़े से काल के बीच बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ, उनके आरंभ तक लाकर उनमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही थोड़े छोड़ देने देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखक वो बोल रहे हैं कि हम जितना आया है, जितना विकास हुआ उसको ही हम करके उतना छोड़ दिए हैं आधुनिक काल में। जहाँ तक वो जैसे 1929 में पुस्तक प्रकाशित हुई, तो भाई उससे पहले ही का ना वो लिखेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जितना विकास हुआ था उतना लिख कर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, उसका कारण ये बताते हैं। उनके आरंभ उनके आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियां का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके छोड़ देना था, क्योंकि वर्तमान लेखक और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपना सिर एक अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था। मान लीजिए कि वो अपना ही जो काल है, अपने काल के लेखकों के बारे में अगर लिख दें कि वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, उनकी रचनाएं उतनी प्रबल नहीं है, तो मनमुटाव हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। तो वही ये कह रहे हैं कि मैंने अपने काल के लेखकों के बारे में उतना कठोरता से नहीं लिखा, पर जी ना माना। वो कह रहे हैं कि पर जी ना माना, वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया। कि भाई हम इनका जी नहीं माना, वो डरते डरते भी उल्लेख कर दिए अपने काल के लेखकों और ये सब साहित्यकारों का। ठीक, वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न प्रतिभाशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी से या भूल से छूट गए होंगे। इसके लिए तथा उससे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना है। अब यहाँ पर वो क्षमा मांगते हैं अपने वर्तमान काल जो शुक्ल जी के काल के जो लेखक थे, उनका प्रतिभा संपन्न और प्रतिभाशाली जो लेखक थे, उनका उन कवियों के नाम जल्दी से या भूल से छूट गए होंगे। बोलते हैं कि अगर आपका नाम छूट गया तो मैं आपसे भाई क्षमा मांगता हूँ। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी। इससे इसका रूप जो मैं रखना चाहता था वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका। मतलब कि जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हम लोग पूरा पढ़ते हैं, जो पुस्तक है वो रामचंद्र शुक्ल ने तैयार तो किया, परंतु उनके मन मुताबिक वह पुस्तक तैयार नहीं हो पाई। उसका दो कारण, एक तो समय उनके पास नहीं था, ज़्यादा जल्दी जल्दी में किया गया, और दूसरा सामग्री। जैसे हम लोग पढ़े ना कि पहले उतनी सामग्री नहीं थी उनके पास, जितनी सामग्री थी उसी में उनको काम चलाना पड़ा। वही चीज़ यहाँ पर ये बताने का प्रयास किए हैं। कवियों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है, इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। मतलब कि सिर्फ कवि का इकट्ठा कर देना, ये सब मतलब एक जगह सब कुछ बता देना, संग्रह करना नहीं था। ये पुस्तक का उद्देश्य केवल संग्रह करना नहीं था, इतिहास को बताना था। ठीक, इससे अधिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की और ही अधिक ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ अधिक हो सकता है। जो ये संस्करण था, मतलब ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई, उसके आगे अगर इसका संस्करण निकाला जाएगा तो आगे का काल के बारे में बताया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। इस अलग पुस्तकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं, विशेषतः आदि से अंत में। आदि काल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती हैं। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जन श्रुति कोई ऐसे भाषा काव्य के नाम
ती चली आई हैं जो अपभ्रंश में हों। यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं? कि ये कह रहे हैं कि इसकी जैसे हिंदी शब्द सागर, जो ये हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, वो हिंदी शब्द सागर में की भूमिका, हिंदी शब्द सागर एक चीज था, उसकी भूमिका के रूप में, ठीक है ना, उसकी भूमिका के रूप में इसको हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रस्तुत किया गया था। बा ठीक, इस बात को ध्यान पे रखना है। आगे चलते हैं। भाषा काव्य के नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमार पाल चरित और सारंधर कृत हमीर रासो। ठीक है, हमीर रासो की रचना किसने की है? तो सारंधर। हमीर रासो का पता नहीं है, पर प्राकृत पिंगल सूत्र, इसमें प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हम्मीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत जो ओजस्वी पद छंदों के उदाहरण में मिले, मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि वे पद सारंधर के प्रसिद्ध हमीर रासों के ही हैं। ये कह रहे हैं कि हमीर रास जो सारंधर है, सारंधर किसकी रचना करते हैं? तो हमीर रासों के बारे में उनका ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन प्राकृत पिंगल जो सूत्र एक उनको मिला था, उसमें उसको पढ़ने के बाद उसमें बहुत सारे छंद पद ऐसे थे जिसको पढ़ने के बाद उनको लगा कि नहीं, ये सारंधर की प्रसिद्ध हमीर रासों के ही हैं। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हों। उसके बाद ये कहें कि मिश्र बंधुओं के प्रकांड कवि वृत्त संग्रह, ठीक है, मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। देखिए, मिश्र बंधु विनोद की एक रचना थी, मिश्र बंधु जो है, ये लेखक हैं, इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद। इसको रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। ठीक है, ये याद रखना है। एक जगह प्रकांड का है, एक जगह बड़ा भारी का है। वृत्त संग्रह का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही वर्णन लिए हैं, अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी है। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास। अब यहाँ देखिए, हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषता संदेह के स्थल आने पर उलटनी पलटनी पड़ी। तो कौन कौन सी पुस्तकों को ये उलटना पलटना, मतलब सहायता, लगभग सहायता लिए हैं? तो ये याद कर लेना है एकदम, ठीक है। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास, बीए की, ये जो ये नाम है, बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला, राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्रीयुक्त पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कुमोदी, ठीक है, और तथा श्री वियोगी हरि जी के ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपने कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ, ये पूछ सकता है यहाँ, बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि शुक्ल जी ने अपने किस मित्र का नाम इस पुस्तक में लिया है? तो केदारनाथ पाठक। ठीक है, कौन कौन किताब का सहारा लिया? लगभग, मतलब कि अलग से कुछ कुछ किताबों जितने किताबें उनके पास थी, उनमें से किन किन के नाम उन्होंने दिए हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास का कोविद रत्नमाला, राम नरेश त्रिपाठी की कविता कुमोदी, तथा वियोग हरिराज के ब्रज माधुरी सार से बहुत कुछ सामग्री
मिली उन्होंने उसका आभार प्रकट किया है। ठीक है, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। कौन से दोस्त का जिक्र है? तो केदारनाथ पाठक। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए, पर ना न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है, ना अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। वो कह रहा है कि कह रहे हैं कि मैंने आज तक उन्हें इस बात का धन्यवाद नहीं दिया और ना देने की हिम्मत कर सकता हूँ। और क्यों भाई? कि धन्यवाद को आजकल वे एक बदमाशी समझते हैं। मतलब कि ऐसे दोस्ती दोस्ती में नहीं कहा जाता है कि धन्यवाद मत कीजिए, थैंक यू मत बोलो। ठीक है ना? दोस्ती में धन्यवाद नहीं, आभार प्रकट नहीं करना चाहिए। दोस्ती दोस्ती है भाई। तो इसीलिए ये कह रहे हैं धन्यवाद को वे बदमाशी समझते हैं। इस कार्य में मुझसे जो भूलें हुई हैं उनके सुधार की जो त्रुटियां रह गई। अब ये यहाँ पर माफ़ी मांगते हैं। इनका माफ़ी मांगने का अपना अलग ही तरीका है भाई। देखिए कितना बेहतरीन से ये बोले हैं कि इस कार्य में मुझसे जो भूल हुई है उनके सुधार की जो त्रुटियां रह गईं उनकी पूर्ति की जो, और जो अपराध बन पड़े उनकी क्षमा की पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये प्रथम संस्करण समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, यहाँ पे लिखा है काशी, आषाढ़ शुक्ल 5, 1986। अब देखिए ये ग्रंथ 1929 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1929 में प्रकाशित हुई थी। ठीक, हम लोग को पता है कि संवत से ईस्वी में अगर हम लोग करते हैं, अगर हमको संवत से ईस्वी में अगर हमको करना है तो 57 जोड़ना पड़ता है। संवत से ईस्वी में अगर हमको कन्वर्ट करना रहता है तो हम 57 जोड़ते हैं, 57। ये हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम 1929 में अगर 57 हम जोड़ दें तो कितना होता है? 1986 आया। तो ये है 1929। अगर पूछेगा कि कब प्रकाशित हुई ईस्वी में तो 1929, और पूछेगा संवत में, ठीक है, तो संवत में तो 1986। इसीलिए यहाँ पर आषाढ़ शुक्ल 5, 1986 लिखा हुआ है। समझना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब मिल अब नेक्स्ट वीडियो में इसका पहला चैप्टर से प्रारंभ करेंगे।